हाय बच्चों, हाय 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम मराठी का व्याकरण देखेंगे। समास, फर्स्ट चैप्टर है समास। समास के बारे में तो 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोग पढ़े हो, इसके बारे में जानते हो, फिर भी रिवीजन। समास किसे कहते पहिले देखते हैं। व्यवहारात ज्याप्रमाणे मनुष्य वेळेची पैशाची बचत करण्याचा प्रयत्न करतो, तसेच बोलण्याच्या व्यवहारातही पाहावयास मिळते। मतलब जैसे हम वैवाहिक जीवन में अपना जो डेली लाइफ है उसमें हम पैसों की, मनुष्य समय का, पैसों का सेविंग करता है और ये सब करने के लिए कोशिश करता है, वैसे ही हम अपनी बातों में, मतलब अपनी भाषा में भी करते हैं। मतलब देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे बहुत लेंदी भी होते, बड़े बड़े वर्ड होते हैं, लेकिन हम उसको शॉर्ट में क्या करते हैं, मतलब बोलते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। उस तरह समास में होता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ बच्चों, इधर देखिए। आई, आनी, वडील, ये 3 शब्द है अलग अलग। मतलब आई ये पहला शब्द, आनी ये दूसरा शब्द और तीसरा वडील। ठीक है, इन तीनों शब्दों से मिलके आई वडील एक ही शब्द बना है। मतलब ये 3 शब्द एक साथ मिलके आई वडील ये शब्द बन गया है। चहा, पानी व फराळांचे इतर पदार्थ। देखिए ये कितने शब्द हो गए। चहा पहला शब्द, पाणी दूसरा शब्द, व तीसरा शब्द, फराळाचे चौथा शब्द, इतर पांचवा शब्द, पदार्थ छठवा शब्द। बच्चों ये 6 शब्द मिलके एक शब्द बना है चहा पाणी। चहा पाणी इस शब्द का अर्थ चहा, पानी व फराळाचे इतर पदार्थ, इसका मतलब ये 6 शब्द होता है, लेकिन उसका इन शॉर्ट क्या हो गया, चहा पानी। थर्ड शब्द देखते हैं हम, नवरात्र। इसका विस्तार, मतलब इस नवरात्र शब्द में कितने शब्द है, 9 एक शब्द, रात्रीचा 2 आणि समूह 3 शब्द मिला के नवरात्र ये शब्द बना है। तो देखिए समास का मतलब क्या होता है बच्चों, शब्दांच्या 2 किंवा अधिक एकत्रीकरणाला कंबाइनिंग समास असे म्हणतात। मतलब शब्दों का 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, समास। एक या दो से ज़्यादा जो शब्द एक साथ होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है, एकत्रीकरण होता है, संयुक्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। शब्दांच्या अशा एकत्रीकरणाने जो एक जोड़ शब्द तयार होतो त्यास सामासिक शब्द असे म्हणतात। और इन्हीं अक्षरों से जो एक शब्द मिलता है हमें, उसको क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द। हा सामासिक शब्द कोणत्या शब्दापासून तयार झाला हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण त्यांची फोड, मतलब स्प्लिट करून सांगतो। फोड करून दाखवण्याच्या या पद्धतीला विग्रह असे म्हणतात। मतलब ये जो शब्द बना है ना, सामासिक शब्द, तो वो किन किन शब्दों से बनाए हैं ये जानने के लिए, मतलब संधि विच्छेद, हम उस शब्द को विच्छेद करते हैं, उसकी संधि विच्छेद करते हैं, मतलब एक्सपांशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं, विग्रह करना। विग्रह करना मतलब संधि विच्छेद करना, अलग अलग, मतलब जो सामासिक शब्द बना है वो किन किन शब्दों से बना है उसको दिखाना, उसको क्या कहते हैं, विग्रह। तो बच्चों समासाचे प्रकार हम देखेंगे। समास के प्रकार आपको 10th स्टैंडर्ड में 3 ही समास के प्रकार है, मतलब बताए गए हैं। 9th में आपने 4 देखे हैं, 10th में आपको 3 ही पढ़ाई के लिए है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 2 प्रकार होते, उपप्रकार 3 सॉरी। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो बच्चों हम एक एक करके हर एक समास का उदाहरण देखेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ज्या सामाजिक शब्दातील पहिले पद अव्यय असून ते महत्त्वाचे असते, त्याचबरोबर या सामासिक शब्दांचा वापर क्रियाविशेषणासारखा केला जातो, तेव्हा त्यास अव्ययी भाव समास असे म्हणतात। अव्ययी भाव समास मतलब जिस शब्द में से जो पहला पद अव्यय रहता है और
वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके साथ साथ उस शब्द का उपयोग क्रिया विशेषण के शब्द की तरह किया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। हम उदाहरण देखते हैं बच्चों उसका। आजन्म, उसका अर्थ रहता है जन्मापासून। आमरण, उसका अर्थ रहता है मरेपर्यंत। यथाशक्ती, उसका अर्थ है शक्ती प्रमाणे। प्रतिदिन, प्रत्येक दिवशी। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षणाला। अभी बच्चों आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ये शब्द जो है ना, ये अव्ययी भाव समास के शब्द है। और उनमें उनका जो अर्थ मतलब सामासिक शब्द कौन सा है? जन्मापासून मरेपर्यंत, शक्तीप्रमाणे, प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणाला, ये सामासिक शब्द है। तो आजन्म, इस शब्द में देखिए बच्चों, आजन्म, आ ये जो अव्ययीभाव समास है, मतलब शब्द है, अव्यय है, और उसके साथ साथ वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। आजन्म, कैसा जन्म? आजन्म मतलब कैसे? जन्मापासून। आजन्म, आमरण मतलब मरेपर्यंत, मरते दम तक। यथाशक्ति मतलब शक्ति के पहले यथा, अगर ये शब्द नहीं रहता तो शक्ति इस शब्द को वैल्यू नहीं रहता। मतलब यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति प्रमाणे, शक्ति जैसा। ठीक है, शक्ति खाली रहती तो खाली शक्ति, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यथाशक्ति इस शब्द के यथा, इस अव्यय से, अव्यय लगने से उस शब्द का अर्थ बदल गया और उसका अर्थ शक्ति प्रमाणे ऐसा हो गया। मतलब पहला शब्द इसमें क्या होता है? अव्यय होता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिवशी। प्रतिदिन, दिन मतलब दिन, दिवशी, उस शब्द को इतना वैल्यू नहीं, लेकिन प्रति इस शब्द से उसको एक नया अर्थ मिला, मतलब हर रोज़, मतलब हर दिन। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षणाला। प्रतिक्षण, क्षण मतलब समय, क्षण, तो प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, हर समय। ठीक है, तो इसको इस तरह जो शब्द रहते बच्चों, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर रोज़, दररोज़, ये जो शब्द रहते ना बच्चे, ये क्या है? अव्ययीभाव समास के शब्द रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा समास देखेंगे बच्चों, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? ज्या समासातील पहिले पद संख्या विशेषण असते व त्या सामासिक शब्दावरून एक समूह सुचविला जातो, त्यास द्विगु समास असे म्हणतात। ओके बच्चों, मतलब ध्यान दे दीजिए इधर। ज्या समासातील मतलब जिस शब्द में से, जिस सामासिक शब्द में से पहला शब्द क्या होता है? संख्या विशेषण, मतलब आपको एक संख्या दर्शाता है और उस शब्द से क्या होता है? हमें ग्रुपिंग वर्ड मिलता है, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो बच्चों हम उसके उदाहरण देखते हैं। त्रिभुवन, इस शब्द को देखिए ज़रा गौर से बच्चों। त्रिभुवन, त्रि का मतलब होता है तीन, भुवन मतलब घर, या तो हाँ त्रिभुवन मतलब तीन भुवनांचा समूह। ठीक है, इधर देखिए त्रिभुवन, तीन, ये क्या हो गया? उसका संख्या विशेषण, मतलब संख्या दर्शाने वाला शब्द। भुवन समूह, भुवनांचा, त्रिभुवन मतलब तीन समूह, तीन भुवन एक साथ रहना, ये ग्रुपिंग वर्ड भी है, दर्शाता है, इसलिए क्या है? त्रिभुवनीय द्विगु समास है। पंचप्राण, पांच प्राणांचा समूह, इधर विग्रह करके दिखाया है आपको सामासिक शब्द का। पंचप्राण मतलब पंच, यह क्या है? संख्या विशेषण है, हमें संख्या दर्शाता है। और ये क्या है? पंचप्राण, प्राण पंच मतलब पांच प्राणों का समूह, मतलब पांच प्राणांचा समूह। त्रैलोक्य, तीन लोकांचा समूह। त्रैल मतलब तीन, लोक्य लोकांचा, इधर भी संख्या विशेषण अव्यय मतलब दर्शाते हैं। मतलब द्विगु समास का अर्थ क्या होता है? त्रिभुवन, पंचप्राण, त्रैलोक्य, नवरात्र, ये जो शब्द रहते हैं ना, पहले शब्द इसमें क्या होते हैं? संख्या विशेषण दर्शाते हैं और दूसरे में ग्रुपिंग वर्ड रहता है उससे, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट दिए है उदाहरण, एग्जाम्पल्स। चातुर्मास, चातुर्मास इस शब्द का अर्थ होता है चार मासांचा समूह, मतलब चार मास मतलब 4 महीनों का समूह। नवरात्र, नवरात्रींचा समूह। पंचामृत, 5 अमृतांचा समूह। पंचवटी, 5 वडांचा समूह। सप्तसागर, 7 सागरांचा समूह। इस तरह के जो शब्द रहते हैं बच्चों, वो द्विगु समास में आते हैं। तो द्विगु समास के बारे में समझ में आया बच्चों आपको? मतलब द्विगु समास में पहला जो शब्द रहता है वो
अंक दर्शाता है, संख्या विशेषण रहता है, उसके साथ साथ दूसरा जो रहता है वो ग्रुपिंग वर्ड रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि द्विगु समास ऐसे कहते हैं। द्विगु समास चातुर्मास, नवरात्र, पंचामृत, उसके साथ साथ त्रैलोक्य, त्रिकोण, ये भी द्विगु समास में रहते हैं। त्रिकोण मतलब 3 कोणाचा समूह, इस तरह के जो शब्द रहते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। ओके बच्चों, तो हम थर्ड समास के बारे में देखते हैं बच्चों, जानते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ज्या समासातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या समान दर्जाची असतात त्यास द्वंद्व समास असे म्हणतात। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों जो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, शब्द, पद का मतलब क्या होता है, शब्द, वो क्या रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास ऐसे कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार रहते हैं, उपप्रकार। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। ओके, तो पहिला देखते हम बच्चों इतरेतर द्वंद्व समास। ज्या समासाचा विग्रह करताना आणि व या समुच्चय दाखवणाऱ्या उभयान्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्यास इतरेतर द्वंद्व समास असे म्हणतात। मतलब जिस समास का विग्रह करते समय, विग्रह करना मतलब संधि विच्छेद करना, उस समास का विग्रह अलग करना वो शब्द, तब आणि व ये जो समुच्चय दाखवणारे ये जो शब्द उभयान्वयी है, सॉरी ये जो शब्द है उभयान्वयी अव्यय है, इन शब्दों का उभयान्वयी अव्ययचा उपयोग करना पड़ता है उसी समय इतरेतर द्वंद्व समास उस शब्द में रहता है। उसके उदाहरण बता रही हूँ बच्चों। आई वडील, देखिए आई वडील ये जो शब्द है उसका विग्रह किस तरह किया है, आई आणि वडील। आई आणि वडील ऐसा शब्द रहेगा, विग्रह किया हुआ रहेगा, तो आप क्या पहचानोगे, ये इतरेतर द्वंद्व समास है। उसके साथ साथ बहन भाऊ, बहन आणि भाऊ, इधर भी इतरेतर द्वंद्व। राम लक्ष्मण, इसका विग्रह कैसे करोगे, राम आणि लक्ष्मण। कृष्ण अर्जुन, इसमें भी 2 शब्द है, कृष्ण आणि अर्जुन। हरिहर, हरिहर, हरि आणि हर। विट्टी दांडू, विट्टी आणि दांडू। मतलब विग्रह करते समय आणि व इन उभयान्वयी अवयवों का उपयोग किया जाता है जिन शब्दों में, उसको क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व। बहुत ही आसान है, ध्यान में रखना। इतरेतर द्वंद्व मतलब आणि व, ये शब्द हम विग्रह करते समय यूज़ करते हैं। या तो ऐसे आपको दिया जाता है बहीण आणि भाऊ, समास ओळखा, तो आप लोग क्या पहचानोगे तुरंत, इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व समास में होता है ज्या समासाचा विग्रह करताना किंवा वा अथवा या विकल्प दाखवणाऱ्या उभयान्वयी अव्ययांचा उपयोग करावा लागतो त्यास वैकल्पिक द्वंद्व समास असे म्हणतात। विकल्प मतलब ये या वो, ऐसे मतलब एक ही बात पे हम डटे नहीं रहते हैं, ये या वो ऐसे, मतलब विधा अवस्था होती है अपनी, उस तरह वैकल्पिक द्वंद्व समास का उपयोग किया जाता है। मतलब किंवा वा अथवा इन शब्दों का जिस विग्रह में उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। उदाहरण देखते हैं हम बच्चों, खरे खोटे। अभी खरे खोटे ये जो शब्द है ना, खरे यानी खोटे ऐसा नहीं आ सकता, खरे किंवा खोटे मतलब सच झूठ ऐसा रहता है ना ये शब्द, सच या झूठ, इस तरह खरे किंवा खोटे। बरे वाईट, बरे किंवा वाईट। धर्माधर्म, धर्म किंवा अधर्म। न्यायान्याय, न्याय किंवा अन्याय। सत्यासत्य, सत्य किंवा असत्य। पासनापास, पास किंवा नापास। 3-4, 3 किंवा 4। पाप पुण्य, पाप किंवा पुण्य। ये जो शब्द है ना बच्चों, वैकल्पिक द्वंद्व में किंवा अथवा और या वा, सॉरी, ये 3 शब्द अगर रहेंगे विग्रह करते समय तो उधर क्या रहता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास रहता है। वो किन किन शब्दों को लगता है, खरे खोटे, धर्माधर्म, सत्यासत्य, 3-4, पाप पुण्य, पास अनपास, न्याय अन्याय, बरे वाईट। ठीक है, अभी तीसरा देखेंगे हम समाहार द्वंद्व समास। ज्या समासाचा विग्रह करताना त्यातील पदांच्या अर्थाशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थांचाही त्यात समावेश केलेला असतो त्यास समाहार द्वंद्व असे म्हणतात। देखते हैं समाहार द्वंद्व के बारे में।
सॉरी बच्चों। समाहार द्वंद्व का इधर दिया है बच्चों, चाहा पानी वगैरह, भाजीपाला भाजीपाला वगैरह। मतलब जो शब्द रहता है हम उसके साथ साथ जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय पानी वगैरह, मतलब और उसमें ऐड रहता है लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते। जैसे हम बोलते हैं ये वो इत्यादि, लाइक दैट। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समाहार द्वंद्व में आते हैं। मतलब मीठ भाकर वगैरह, भाजीपाला भाजीपाला वगैरह, पान सुपारी वगैरह, पाऊस पाणी वगैरह, पाला पाचोळा वगैरह। ठीक है बच्चों, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समाहार द्वंद्व में आते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन भी दिए, उसके आंसर भी दिए बच्चों। सामासिक शब्द दिए, उसका विग्रह दिया है और उस समास का प्रकार। इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला शब्द दिया बच्चों पुणे मुंबई। तो इस शब्द का विग्रह करते समय कैसे करना है, पुणे आणि मुंबई। ओके बच्चों, तो उस समास का प्रकार क्या है, इतरेतर द्वंद्व। आणि है तो इतरेतर द्वंद्व। पंचारती इधर संख्या विशेषण अव्यय है, मतलब 5 आरत्यांचा समूह, द्विगु समास आएगा इधर। त्रिदल 3 दलाचा समूह, इधर भी द्विगु समास आएगा। हाथ पाय, हाथ आणि पाय, इतरेतर द्वंद्व आणि का उपयोग किया है। हालचाल, हाल चाल वगैरह, समाहार द्वंद्व का। षटकोण 6 कोणाचा समूह, द्विगु समास। 12 भाईंचा समूह, द्विगु समास। दररोज प्रत्येक दिवशी, अव्ययी भाव समास। बिनधोक धोक्याशिवाय, अव्ययी भाव समास। दागदागिने वगैरे, समाहार द्वंद्व समास। 15 15 दिवसांचा समूह, द्विगु समास। लाभहानी, लाभ किंवा हानी, वैकल्पिक द्वंद्व समास। किंवा आया है इतर बच्चों। सप्ताह 7 दिवसांचा समूह, द्विगु समास। स्त्री पुरुष, स्त्री आणि पुरुष, इतरेतर द्वंद्व समास। इस तरह के सारे उदाहरण हैं बच्चों, आपको ये लिखने हैं। और ये सब लिखने हैं आपको बच्चों। उसके साथ साथ इधर स्वाध्याय भी दिया है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चों बोर्ड के पेपर में। ओके, ये आपको फिलअप करने हैं। खाली सामासिक शब्दांचा विग्रह करा, त्याचा प्रकार लिहा। एक या 2 मार्क्स के लिए होते बच्चों, ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ग्रामर का सेक्शन, ये आता ही आता है कंपलसरी। सो ये आपको रीड करना है बच्चों।